नमस्कार। पहलाग, जय हिंद। आज रविवार, बहुत ही सुहाना मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल बहुत तेज बारिश हुई थी कुछ देर के लिए हल्द्वानी के सराउंडिंग क्षेत्र में, और पहाड़ों में लगातार बारिश की वजह से हमारे यहाँ बड़ी ठंडी हवा आ रही थी, तो गर्मी से बहुत राहत मिली थी। और हल्द्वानी और जो नैनीताल जिला है इसमें बहुत गर्मी हुई थी, तो उस गर्मी में अलग अलग तरह की गर्मी को एक ठंडक मिली है। और आज हम आपके पास आए हैं कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों के ऊपर आपको सोचना चाहिए, जिन मुद्दों के ऊपर आपने बातचीत करनी चाहिए अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, अपने आप से, अपने प्रदेश से, कि कैसे हम उस चीज को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो पोस्टर इसमें लगाया है, स्टिकर जो मैंने लगाया है, वो है हमारे उत्तराखंड के। और उस टाइम पे जब ये पूरा क्षेत्र जो है जौनसार क्षेत्र आता था, जो एक रियासत के अंदर था, हमारे जो जामाज थे उस समय की, जो ब्रिटिश आर्मी थी, वहां से लेकर आजाद हिंद फौज तक उन्होंने भारत मां के लिए सेवा की। और जब वो पकड़े गए तो उनको मात्र 24 साल में फांसी की सजा दे दी गई। वो थे हमारे उत्तराखंड की, आज की हमारी शान, वीर केसरी चंद जौनसार बाबर के। और इनके नाम से कल एक मेला भी लगता है वहां पे। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को, हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, हमने उनको महापुरुष बनाना है, हमें उनके रास्ते पे चलना है। और मैं कल जब इनके बारे में पूरी पढ़ाई कर रहा था तो कई चीजें निकल के आई थी। इन्होंने शिक्षा को नहीं छोड़ा। हाईस्कूल करने के बाद, उस समय हाईस्कूल करने के बाद डीएवी से इंटर भी किया, फौज में भर्ती हुए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो उन्होंने प्रेरित होकर आजाद हिंद फौज ज्वाइन की, और जब वो पकड़े गए युद्ध के मोर्चे पे, तो उनको फांसी की सजा ब्रिटिश काल में 1945 में मिल गई। सोचिए, मात्र 24 साल की उम्र में इस महान व्यक्ति ने हमको इतनी प्रेरणा दी है और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है। आज हम सोच भी नहीं सकते अपना बलिदान करने के लिए। इस व्यक्ति ने अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, अपना जीवन को इस देश के लिए दिया है। सदा अमर रहेंगे हमारे। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें इसको जोड़ा जाए और प्रत्येक परिवार को इससे कनेक्ट किया जाए। हम अपने बच्चों से डिस्कस करेंगे। मैं वो वीडियो अलग से डालूंगा, जब मैं अपने बच्चों से इनके बारे में बातचीत कर रहा था, वो मैं जरूर डालूंगा। तो इसलिए मैंने आज पहला जो स्टिकर है वो इस पे लगाया है, हमारे महान व्यक्तित्व के ऊपर। अब चलते हैं दूसरे स्टिकर के ऊपर। एक बड़ा अजीबोगरीब मामला कल हमारे पास आया, जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं, ठग भी पहाड़ी, ठगने वाला भी पहाड़ी, और जिसको ठगा गया वो भी पहाड़ी। बड़ा एक ये विचित्र घटना थी जो मेरे पास आई थी। पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड जो है, हम पहाड़ियों के लिए कार्य कर रही है। तो ये केस जो हमारे पास आया, तो ये केस ने हमें बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि अपना ही व्यक्ति, अपने ही पहाड़ी, समझो हम सीधे साधे लोग बोलते हैं, हल्द्वानी के अंदर ऐसा प्रलोभन दिया गया व्यक्ति को कि वो अपना पूरा घर बार सब उनके नाम कर दिया, और उनको पता ही नहीं चला कि उनके घर बार बिक गया है, और लगातार बिक रहा है। लोन पे लोन उसके ऊपर आ रहा है। जब रिकवरी हुई तो बैंक ने नोटिस भेजा कि आपके तो कुर्की हो जाएगी घर की, हम अगले महीने आपकी कुर्की करने वाले हैं, और आप आइए और अपना रीपेमेंट करिए। क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि हमें पैसा मिलेगा। घटना ये थी, एक व्यक्ति कहीं से किसी महिला के थ्रू एक महिला से मिलता है। महिला पहाड़ी मूल की है। पहाड़ी मूल की महिला जो यहाँ पर, होता क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं। होता क्या है, हम लोग अपना जो जमीन, मकान या फिर कोई भी रजिस्ट्री कराते हैं, उसमें हमें छूट मिलती है सरकार की तरफ से महिलाओं के नाम पे करने की। और महिलाओं के नाम पे करने से हम लोग ये सोचते हैं कि हम नारी सशक्तिकरण में हम बहुत उनको योगदान दे रहे हैं। और उस योगदान में हम ये भूल जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है हमें बेवकूफ बनाने के लिए, हमारी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए हमें देख रहा है। वो व्यक्ति ऐसे ही आया, लालच दिया कि आपको महीने का 1.5 लाख रुपए मिलेगा। एक ऐसी परिवार की महिला, एक आर्मी बैकग्राउंड से महिला है,
तो ये सभी के लिए है, ये सिर्फ आर्मी के लिए नहीं है, एक पूरे समाज के लिए और पर्वतीय समाज के लिए स्पेशली है कि हम पहाड़ छोड़ के यहाँ आए हैं और यहाँ पे हमें ठगने के लिए, हमारे बच्चों को नशे के कारोबार में ढकेलने के लिए, हमारे घरों में चोरी करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। आपने अपने आप को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी सही दिशा देनी है और अपने परिवार को, अपने घर को भी बचाना है। तो 1.5 लाख रुपए का लालच बहुत बड़ा होता है। एक महीने में 1.5 लाख, यानी आपकी बहुत सारी ऐसी जरूरतें होती हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते। मेरी भी होंगी, मेरी पत्नी की है, मेरे बच्चे, लेकिन मैं अगर गलत रास्ते चल रहा हूं तो उसका अंजाम जरूर गलत होगा। व्यक्ति आया, व्यक्ति ने कहा कि आपको हम 1.5 लाख रुपए देंगे। वो अपने साथ एक ऐसी टीम लेके आया, ये देखिए इनका आया, ये देखिए इनका आया, ये देखिए इनका आया, ये इनका बैंक स्टेटमेंट है। अब पैसा अगर मैंने इनके खाते में ट्रांसफर किया है, क्योंकि हम सब मिले हुए हैं। अब जब हम इसकी जड़ में घुसे, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड जब इसकी जड़ में घुसी, तब समझ में आया कि इसमें तो बड़े बड़े लोग शामिल हैं। शराब माफिया इसमें शामिल है, इसमें आपका जमीन का माफिया शामिल है, इसमें तो आपका बड़े बड़े ये समझ लीजिए कि बैंक के बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। किस तरीके से उस महिला को बेवकूफ बनाया गया। अब उसने अपने पति से वो बात नहीं छुपाई, उसने अपने पति को वो बात नहीं बताई। सोचिए, एक परिवार में जब मियाँ बीवी हैं और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो एक दूसरे से या परिवार के बड़े बुजुर्गों से हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देखने में आया कि महिला ने, जिसके नाम प्रॉपर्टी थी, उन्होंने ये बोला कि अगर आप अपने पति को बताओगे, वो तो सेना में नौकरी कर रहा है और दूर है, उनकी समझ में नहीं आएगा। आप ऐसा कीजिए, ये जो मकान और जमीन है इसका हमें एग्रीमेंट कर दीजिए, रजिस्ट्री हमें दे दीजिए, हम आपको 3 महीने बाद वो रजिस्ट्री वापस कर देंगे और आप हमारे साथ हमारी पार्टनर बन जाएंगी। 1.5 लाख रुपए आपको मिलेगा। मैं पूरा घटनाक्रम आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बात की बात आपको पेपरों में भी पढ़ने को मिल जाएगा कुछ समय बाद। अब वो जब घटना हो गई तो महिला बड़ी खुश हुई, या वो जो परिवार है बड़ा खुश हुआ। 1.5 लाख रुपए बड़ा अमाउंट है, क्योंकि उनके पति की भी पेमेंट 50, 60, 70 हजार और होगी, तो एक्स्ट्रा पैसा घर में आ रहा है। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीने गया, आज आ रहा है, कल आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां गया। तो ऐसे करते 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 8-9 महीने गुजर गए। अब समझ में आने लगा कि अब तो जो व्यक्ति आया था, कभी फोन ना उठाए, फोन उठाया तो मैं बिजी हूं। ये है, ये एक मैसेज है आप सबके लिए कि आप इन बहकाओं में मत आइए। कोई भी, इवन मुकेश अंबानी जी भी आपको पैसा नहीं दे सकते हैं 1.5 लाख रुपए फ्री में। तो सोचिए, जब इतना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, पूरे भारत का सबसे अमीर व्यक्ति भी हमें पैसा नहीं दे सकता है, तो कोई भी आपका पैसे के मामले में हमेशा सचेत रहिए। ये ठग बहुत मीठी बोली बोलते हैं। जब हमारी उससे बात हुई, हमने उस ठग को देखा, सामने जब हम उससे मिले, तो वो व्यक्ति इतना मधुर है, इतना मधुर वक्ता है कि आप अगर आज कहोगे कि मुझे उस व्यक्ति से ये सामान नहीं लेना है, उस व्यक्ति से बात नहीं करनी, जब वो आपसे बात करेगा तो शाम को आप उसके तारीफों के गुण गा रहे होंगे और आपसे पैसा लेके वो जा चुका होगा। तो ये वाक पड़ता है, और वो पहाड़ी है, ऐसा नहीं है कि बाहर से। हाँ, उसकी जो मिली भगत है वो पूरे बाहर के लोगों से है। तो सचेत रहिए। अपनी जमीन, अपना मकान, अपना दुकान, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बच्चे, सब आपको संभाल के रखने हैं, क्योंकि लोग आपको बर्बाद करके अपना घर भर रहे हैं और आप तब असहाय हो जाते हैं। तब आप पुलिस और प्रशासन के पास जाते हैं, उनकी भी एक लिमिटेशन है। यहाँ पर जो हमारे कमिश्नर साहब हैं दीपक राव जी, उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन देते हैं वो जनता दरबार में। अभी कभी आपका कुछ वैसा होता है तो आप उनके पास आइए, अपनी अर्जी लगाइए, आपकी सुनवाई होगी और कानूनी रूप से होगी। अब जब उनके पति को पता चला तो घर में क्लेश तो होना ही था। घर में क्लेश हुआ, झगड़ा हुआ, हमारे सामने भी हुआ। तो जब हमने बताया ऐसे लड़के कुछ नहीं होगा, आप इस चीज को ऐसे करिए, ऐसे करिए। जब उनसे बात हुई तो उस व्यक्ति के नाम, अपने नाम, जो इतने बड़े पैसा ले रहा है, उस व्यक्ति के नाम कुछ नहीं है, न जमीन है, न मकान है, कुछ नहीं है। मकान बिकते 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 कई लोगों के पास पहुंच गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और अलग अलग जगहों के बैंक मैनेजर उसमें शामिल हैं। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो चल रहा है कि आपको हम अमीर बना देंगे। हाँ, अगर आपको अमीर बनना है, मेहनत से बनिए, धीरे धीरे बनिए, लेकिन आपको 1 महीने में 1.5 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, 50,000 देंगे, 10,000 देंगे, आपके पैसे लेके। जस्ट आपने सुना हुआ गढ़वाल में भी ऐसा ही हुआ कि जो मैक्रो फाइनेंस कंपनी थी, पैसे लेके भाग गई। तो सरकारी योजनाओं के अलावा कहीं पैसा मत लगाइए।
पैसे का लालच मत करिए, घर टूट जाते हैं, पारिवारिक क्लेश बढ़ जाता है। तो ये है एक घटना खासकर पहाड़ियों के लिए, क्योंकि वो बहुत सीधे और ईमानदार होते हैं। उनको बेवकूफ बनाने के लिए एक पूरा गिरोह काम कर रहा है। और कल की घटना से हम ये देखा कि हमारे बीच में हल्द्वानी में इतने बड़े ठग बैठे हुए हैं और हमें पता ही नहीं है। कल के दिन अगर वो व्यक्ति मुझे मिलता तो मैं भी ठगा जाता, क्योंकि वो इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, इतना तो सहज भी नहीं होता। तो ये घटनाएं हैं, तो आप समझ लिए इसी प्रदेश में लोग आपको कैसे ठगने के लिए बैठे हुए हैं। कोई भी फाइनेंस हो, 1 रुपया भी आपसे कहे कि मैं 1 रुपये का कल डबल कर दूंगा, नहीं भैया नहीं चाहिए। हम बैंक में जो 6% आपको एफडी मिल रही है वो सफिशिएंट है, उसी में आप अपना धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़िए। ऐसे कोई अमीर नहीं बनता, चाहे वो कितने भी एग्जाम्पल दें, नहीं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे अपने साथ होने वाले हो। और जो मानसिक तनाव से आप गुजरेंगे उसका कोई भी इलाज नहीं है। अब देखिए क्या होता है, कैसे पैसे वापस मिलते हैं, कैसे प्रॉपर्टी वापस मिलती है, बहुत बात की बात है। लेकिन ये जरूर है कि व्यक्ति जो है अब पूरी तरह से घिर चुका है। तो ये था आपको एक छोटा सा संदेश, किसी के बहकावे में मत आइए। किसी को पैसा देते हैं तो कैश मत दीजिए, बैंक के थ्रू ट्रांसफर करवाइए, उसका एक एग्रीमेंट बनवाइए, उसका एक वीडियो बनवाइए। आज के समय में सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए कि आप मेरे से इतना पैसा ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं, इतने दिन बाद ले रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, हमारे दादा ने भी कहा है, हमारे पिताजी ने भी कहा है, और हम भी कह रहे हैं, पैसा लेते वक्त आदमी बहुत शरीफ होता है, लेकिन जब आप अपना पैसा उससे कहते हो दे दे भाई, तब वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो जब भी आप पैसा दें तो आपके पास ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और ये ध्यान रखें कि वो पैसा किसको दे रहे हैं और आपको कितना फायदा हो रहा है। ये था आपका फ्रॉड का केस। अब चलते हैं अगले स्टिकर में, जो इस तरह से है। घटना है जल भराव की। घटना है जल भराव की, और सबसे ज्यादा जूझता है आम आदमी, क्योंकि वही उस सड़क से सबसे ज्यादा गुजरता है और उसी को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। हुआ क्या, कल हल्द्वानी में बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, आधे घंटे 15 मिनट की बहुत अच्छी बारिश हुई। तो जितनी भी धूल मिट्टी थी सब बह के नीचे की तरफ आई। अब हल्द्वानी का जो एलिवेशन है वो सीधा नहीं है, समतल नहीं है, हल्का सा ऐसे तिरछा है, ताकि यहाँ पानी रुकता ही नहीं है, पानी चला जाता है तराई की तरफ। यहाँ पर अगर ड्रेनेज सिस्टम बना है तो वो काम नहीं कर रहा। कल नगर निगम की भी पोल खिल गई। 2 महीने के बाद यहाँ बारिश होगी, बहुत तेज बारिश होगी, क्योंकि चौमास यानी बरसात का सीजन आएगा, तब और ज्यादा जल बहाव होगी। और नगर निगम बने हुए आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि 10 साल लगभग हो चुके हैं, और 10 साल में हम अपना नगर निगम में ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाए। क्योंकि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत आसान है, ऊपर से पानी आएगा, ग्रेविटी वेव से नीचे को चला जाएगा। हमारे पास लोक निर्माण विभाग है, हमारे पास नगर निगम है, हमारे पास और भी कई ऐसे विभाग हैं जहां पर बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर, हमारे जेई साहब, हमारे एई साहब, कई अधिकारी और बाहर के जो प्राइवेट में काम करते हैं वो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े इंजीनियर इसी हल्द्वानी शहर से गुजरते हैं, इसी हल्द्वानी शहर में रहते हैं, यहाँ पर सेवाएं देते हैं, लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाया। ड्रेनेज सिस्टम बनाएगा कौन? सरकार बनाएगी, जो उसकी जो संस्थाएं हैं वो बनाएगी, लेकिन भुगतना किसने है? जनता ने भुगतना है। कल मैं जब मुखानी से आगे निकला तो मेरे आगे 3 लोग एक बाइक पे बैठ के जा रहे थे, उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था। मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा, हेलमेट पहनिए। पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा था, आप मेरे फेसबुक पोस्ट पे उस वीडियो को देख सकते हैं। पानी इकट्ठा हो रहा था, उन्होंने ब्रेक मारा तो उनके पीछे मैंने भी ब्रेक मारा, वो गिरते गिरते बचे। अब मेरी स्पीड थी 20 से 30 के बीच में या 25 के बीच में, और उनकी स्पीड भी लगभग यही रही होगी, लेकिन वो संभल नहीं पाए, तो उनके लंबे पांव होने की वजह से बाइक गिरते गिरते बच गई, लेकिन उनका पूरा नीचे का पोर्शन गीला हो गया। अब वहां पे जब मैं रुका तो देखा कोई भी पीछे से आ रहा है, वो वहीं पे ब्रेक मार रहा है। सोचिएगा कोई स्पीड से आए और फ्रंट ब्रेक मारे, वो सीधा गिरेगा। अगर उसने हेलमेट नहीं पहनी है तो उसका सर फटना निश्चित है। उसके बाद वो एक मेडिकल इमरजेंसी तो होगी ही होगी। आगे की कार्रवाई भी जो होगी वो सब देखने वाली बातें हैं। तो ये सोचिए कि हम कैसे उस चीज को रोक सकते हैं,
क्या 10 साल में हम अपना ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाए? जब मैं 2019 में हल्द्वानी आया था तो जहाँ पे आज केमो स्टेशन है वहाँ पे बड़ा पानी का जल भराव होता था, और वहाँ पे क्या है, जब हम गाड़ी लेके जाते थे पूरे छींटे हमारे ऊपर भी आते थे और दूसरों के ऊपर भी आते थे, और अगर कोई भारी वाहन आ गया तो उसके छींटे हमारे ऊपर नेचुरली आएंगे। अब आज के समय में बहुत भारी गाड़ियां चल रही हैं और उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो जब रोटेशन में पानी आता है तो उछल के हमारे ऊपर भी आएगा, वो एक झगड़े की और एक बहुत बड़े विवाद की जड़ भी बनेगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी इस जनप्रतिनिधि हैं या जो भी लोग हैं, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर आंदोलन कीजिए, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर आइए, बात कीजिए हमारे ए साहब से, जे साहब से, क्योंकि बिना ड्रेनेज सिस्टम के हम शहर को एक सुंदर शहर नहीं बना सकते हैं। यहाँ की कहानी है कल की। इस मुद्दों के ऊपर भी अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप एक सामान्य जनता हैं। बड़े अधिकारी, बड़े जनप्रतिनिधि या बड़े लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनका पानी जो है आपके ऊपर आएगा। आप उनसे लड़ भी नहीं सकते हो, आप लड़ोगे अपने साथ वाले से या आप लड़ोगे आपस में। तो ये चीजें जो है हमें इनके लिए भी अपना एक संवैधानिक रूप से अपना आंदोलन करना पड़ेगा। भी इतने सालों में आपने यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बनाया? मेयर साहब को ये चीजें देखनी चाहिए थी। जो वहाँ पे हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, उनको उन चीजें नहीं दिखाई दे रही। एक सामान्य व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा है उसको ये चीजें नहीं दिख रही हैं कि आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है। अब हल्द्वानी जैसे शहर में अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है तो जो तराई क्षेत्र हैं, रुद्रपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर वाला है, वहां तो पानी नीचे जाता ही नहीं है। वहां का तो जल भराव समझ में आता है कि बारिश होने के कुछ समय बाद पानी जमीन सोखेगी, क्योंकि वहां पानी का लेवल ऊपर है। अब हल्द्वानी जैसा एक शहर जो बिल्कुल रेतीली जमीन पे और इस एलिवेशन पे बैठा हुआ है तिरछी, और वहां पे पानी नहीं जाता है, ये गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने कभी इसके लिए सोचा ही नहीं। हमने कभी इसके लिए अपने जनप्रतिनिधि से पूछा नहीं क्यों नहीं बनाया ड्रेनेज सिस्टम। कभी हमने अपने मेयर से नहीं पूछा, कभी हमने अपने विधायक से नहीं पूछा, कभी अपने सांसद से नहीं पूछा, कभी हमने जिला पंचायत से नहीं पूछा। जहां जहां जल भराव होता है वहां के लिए हम चुपचाप हो जाते, क्योंकि मैं तो पार्टी का हूं, मैं कैसे पूछ सकता हूं? जब तक अपने घर में आग नहीं लगेगी मैं नहीं पूछूंगा। फिर हम सिस्टम को दोष देंगे, फिर हम सरकार को दोष देंगे, लेकिन अपने लोगों से हम पूछेंगे नहीं। तो आप भी आइए, इसको एक जन आंदोलन बनाइए कि हल्द्वानी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, और ये सभी जगह होना चाहिए। कई जगह हम जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मुझे कई जल भराव के अलग अलग वीडियो, अलग अलग फोटो, आर्टिकल लिख के मिले। कई दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें पता ही नहीं चलता कि गड्ढा है कि सीवर है कि वहां पे बहुत बड़ा गुजरा, तो अगर उसमें कोई व्यक्ति गिरता है, आप सोशल मीडिया में चीजें बहुत देखते हैं कि आदमी चल रहा है अचानक से गिर गया है, तो उस चीज से बचना है, अपना जीवन भी बचाना है और अपनी बात संवैधानिक तरीके से अपने लोगों तक पूछना है। जब हम वोट देने जा रहे हैं तो अपने जनप्रतिनिधि से हमारा अधिकार है, पूछें क्यों नहीं बनाया। अब चलते हैं अगले स्टिकर की तरफ। ये लीजिए जी, आ गया अगला स्टिकर। जा भाई नाश्ता कर ले, निकलो आप लोग। ये देखिए, 12 वर्षीय एक बेटी के साथ एक मुस्लिम व्यक्ति ने, जो लगभग 70 साल से ऊपर का, उसने दुष्कर्म यानी बलात्कार किया। आक्रोश था जनता में, जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त किया, जनता सड़कों पे उतरी, प्रशासन के भी हाथ पांव फूले। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? क्या ये आगे नहीं होगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने एक 12 वर्षीय बेटी के साथ ये जघन्य अपराध किया है? जब हम 2013 में जाते हैं, निर्भया हत्याकांड हुआ था, तो मैं उसको बहुत क्लोजली देख रहा था टीवी से, क्योंकि हम ड्यूटी पे थे तो हम टीवी से देख रहे थे। सरकार ने पॉस्को एक्ट बनाया उस निर्भया के हत्याकांड के बाद। लेकिन क्या हमने अपनी नीतियां बदली? नहीं बदली। हम उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। आज भी हम गलत दिशा में आंदोलन कर रहे हैं। हम उस सड़क पे खड़े होकर, उस पर्यटक नगरी या हल्द्वानी जैसे अलग अलग जगहों पर खड़े होकर आवाज तो उठा रहे हैं,
उसको फांसी दो, उसको सजा दो। सजा मिलती कैसे? सजा न्यायालय देता है, एक कानूनी प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस में जब आप जाओगे तो व्यक्ति जब तक उसको सजा मिलेगी, हो सकता है तब तक वो भगवान के पास चला जाए, क्योंकि उस उम्र में है। लेकिन उस व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे आई? वो व्यक्ति को हिम्मत आई हमारे संविधान की वजह से, क्योंकि संविधान में हमने वो चीज कभी डाली नहीं, वो नीतियां हमने कभी डाली नहीं कि अगर व्यक्ति ऐसी गलती कर रहा है तो उसका वहीं पे वध कर दिया जाए। ये हमने संविधान में कहीं नहीं डाला। हमने उसको ये कहा है पुलिस पकड़ेगी, प्रोसेस करेगी, कोर्ट उसको सजा देगा। और हम यहाँ पे अपनी अंदर की आक्रोश को दिखाने के लिए, अच्छी बात है, हम भी गए थे, हमने भी आक्रोश दिखाया, लेकिन क्या ये हकीकत है? नहीं है। क्यों मैं कहना चाह रहा हूं, एक पार्टी जो इस प्रदेश में है, उसी पार्टी में ये दो मुद्दे होते हैं जो मैंने स्टिकर में लगाया है। बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड, आप सबको पता होगा, बहुत जघन्य हत्याकांड था। पौड़ी की रहने वाली वो लड़की थी, वो हमारी बहन भी थी, बेटी भी थी। उसके साथ जब ऐसा कांड होता है, उसमें अपने हिंदू शामिल होते हैं, उनके लिए अलग, और यहां पर जब एक 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, वहां पर मुस्लिम समुदाय का होने की वजह से अलग। क्यों? बलात्कारी या हत्यारा तो एक ही है, उसके लिए एक ही कानून है। न्यायालय तो नहीं देखेगा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। तो फिर हम पार्टियां क्यों देख रही हैं? क्या ये एक राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है? अब इस आज के पेपर में पूरा खुलासा लगभग हो चुका है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये हुआ है, क्योंकि बलात्कार होने के काफी दिनों के बाद ये उबाल आया है, या कई पूरा स्टोरी इसमें नहीं आया, मैं अभी उस मुद्दे को पढ़ूंगा जब। आप सोचिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो रिसोर्ट था, उस रिसोर्ट के ऊपर रात को बुलडोजर चल जाता है, और उसी सरकार में, उसी पार्टी में, यहां पर नैनीताल जो हल्द्वानी से 35 किलोमीटर है, बुलडोजर पहाड़ नहीं चढ़ पाता, वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि पहाड़ चढ़ने में उसकी ताकत नहीं आती है बुलडोजर की, ठीक है। और जो बुलडोजर नैनीताल के अंदर खड़े हैं, उन बुलडोजरों में सारे टायर पंचर हो जाते हैं, उन बुलडोजरों में डीजल खत्म हो जाता है, उन बुलडोजरों का जो कल पुर्जे वो सारे खराब हो जाते हैं, और उस व्यक्ति का घर नहीं गिराया जाता है। दोनों चीजें एक साथ हैं। अंकिता भंडारी में बुलडोजर जाता है, रिसोर्ट की बिल्डिंग कमरा उमरा तोड़ देता है, यहां बुलडोजर पहाड़ नहीं चढ़ पाता है। देखिए, यही पार्टी और यही भारतीय जनता पार्टी उस समय भी थी, आज भी थी, लेकिन दो अलग अलग आयाम हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? मैं नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, जिस तरह से आप आक्रोशित रैली में थे, आज पुलिस ने एक एक सीसीटीवी खरोचना शुरू कर दिया है। आज पूरे शहरों की सीसीटीवी लिया जाएगा, आपकी पहचान की जाएगी और आपके ऊपर चार्जेस फेस किए जाएंगे। ये कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों को सख्ती से चला जाए। और जिस पार्टी को आपने वोट दिया है और जिस पार्टी के आप तले आप काम आक्रोश दर्ज कर रहे थे, उनके मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा जो व्यक्ति सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की बात करेगा। बहुत सही बात कही है उन्होंने। लेकिन क्या आप समझते हैं इस चीज को? किस तरीके से आपको एक पूरा परिदृश्य दिखाया जाता है। धामी जी यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि, लेकिन धामी जी वहां पे नहीं बोल रहे कि बहन अंकिता भंडारी जो क्या जो दुष्कर्म हुआ, जो हत्याकांड हुआ, उसको जिस तरह से उसको मारा गया, वहां पे हिंदू शामिल थे, उनके साथ अलग क्यों? वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक पदाधिकारी का बेटा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी वो बिल्कुल रहा होगा। उन्होंने कुछ बोला? अंकिता भंडारी के पिता ने एक लेटर लिखा है पौड़ी के जिलाधिकारी को, सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, सोशल मीडिया में वो पूरा पड़ा हुआ है। उनने संगठन महामंत्री जो अजय कुमार जी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया है, लेकिन आरएसएस ने एक वर्ड बोला नहीं बोला। वही भारतीय जनता पार्टी वहां पे उनको फूलों की माला पहना रही है, लेकिन यहां पर एक बेटी के साथ जब बलात्कार होता है तो कानून नहीं बना रही है। कानून बनाने का काम किसका है? सरकार का। जनता कानून डिमांड कर सकती है, तो जनता से मेरा निवेदन है कि भाई कानून का डिमांड करिए, ऑन द स्पॉट उसका ऐसे कृत्य में सीधा सीधा उसको मृत्युदंड देने का ऑन द स्पॉट, और पूरा लाइव टेलीकास्ट करने का कानून क्यों नहीं बना रही? नीतियां बनाने के लिए संसद है, नीतियां बनाने के लिए विधानसभा है, लेकिन किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की। हम आंदोलन कर लेंगे, उसके बाद चुपचाप बैठ जाएंगे। अब जो कानूनी प्रोसेस आएगा उसमें हम बैठे रहेंगे, फिर कोर्ट में, कचहरी में। ये कोई भी संगठन, मैं खुद उस संगठनों में रहा हूं, ये कोई भी संगठन आपके साथ आपके बिल्कुल खड़ा नहीं होगा, एक पैसे की भी आपको मदद नहीं करेगा। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, बिना सोचे समझे ऐसे जगहों पर जाकर दुकानों में तोड़फोड़, आग लगाना, अब जो चार्जेस फ्रेम होंगे धीरे धीरे वो चीजें आएंगी। और
क्या ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, किस तरीके से, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसमें साफ नजर आ रहा है कि ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। और ये पेपर में भी आज बहुत अच्छे से आया हुआ है कि दुष्कर्म होने के बाद उसकी माता उसको हल्द्वानी के महिला चिकित्सालय में लाई थी। यहाँ पे डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि जब उस दर्द से वो बेटियां गुजर रही होगी तो वो यहाँ लाई थी उनका इलाज कराने के लिए। इलाज कराने के लिए जब मना कर दिया तो उन्होंने बोला पुलिस को बुलाओ, तो वो वापस चली गई। तो सोचिए ये पेपर में आया हुआ है, उसके ऊपर कमेटी बैठी है आज कि आपने इलाज क्यों नहीं कराया। देखिए किस तरीके से प्रदिशा, बहुत सारे ऐसे खुलासे होंगे। और जो व्यक्ति है ये कहाँ का है, कब आया नैनीताल, क्योंकि कह रहे हैं कि पहले ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है एक मिस्त्री के रूप में आया और आज वो करोड़ों रुपए के ठेके लेता है। उसका मकान है, उसका एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी में। उसको ये नौकरियां मिली कहां से, वो हमारी ये पहाड़ की नौकरियों को उसको कैसे मिली, क्योंकि वो क्या है यहाँ का मूल निवासी था। उसके लिए हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम ये जरूर कहेंगे, क्योंकि 2 पोस्टें उन्होंने कवर कर रखी हैं। क्या वो नीतियां किसने बनाई? वो नीतियां बनाई कांग्रेस ने, वो नीतियां बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, और उन नीतियों को नहीं बदला। ये मुद्दे हमें लड़ने चाहिए आगे, क्योंकि जब वो तो अपनी जगह सही है, उनने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आपकी नौकरी दी, लेकिन इनकी नीतियां कौन बनाता है? विधानसभा और संसद में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हिंदुओं के लिए ऐसी कोई नीतियां बनाई गई हो, लेकिन मुस्लिम के लिए नीतियां बनाई गई हैं। उन्होंने वो डिमांड की है। क्या हमने कभी डिमांड की कि हमारे बच्चों को भी डॉक्टर इंजीनियर बनाओ? उसी तरीके से जिस तरह से मुस्लिम समाज में उनका एक अल्पसंख्यक फंड बनाकर दिया गया है, आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्योंकि उनकी नीतियां हैं सरकार की, उनको संविधान ने उनको पावर दी है। क्या हमारे लिए संविधान अलग है, उनके लिए अलग है? हम भी तो डिमांड कर सकते थे कि हमारे बच्चों के लिए आप संवैधानिक ऐसा प्रारूप दीजिए, क्योंकि कई बच्चे बहुत होनहार हैं लेकिन गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। और आज देखिए 70 साल की उम्र में एक 12 साल की नाबालिग के साथ वो बलात्कार करता है। जब आप उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो सोचिए, उसके पास आज जो गाड़ियों का काफिला है, क्योंकि उसके 3 वाहन जब्त हुए हैं, और जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में जो मैं आपको बता रहा हूं वो गाड़ियां हैं 65 वर्ष का ठेकेदार बताया गया है। जो सोशल मीडिया में हमने देखा उसमें 70 वर्ष का कह रहा था। तो थार है, बलेनो है और अल्टो कार है। एक सामान्य व्यक्ति क्या 3 गाड़ियां रख सकता है? मेरी तो हैसियत नहीं है। तो इतनी पावर उसके पास आई कहां से, इतना पैसा आया कहां से? अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो हमारे लोग खुद, हम हिंदू खुद, हम हिंदू कहते हैं, हम खुद पैसा दे रहे हैं कि आइए हमारी बेटियों के साथ आप बलात्कार कीजिए, हमारी बहनों को आप लेके जाइए, दुकान हमने दी, मकान हमने दिया, ठेका हमने दिया है, और आपके जमीन हमने किराए पे दी। और जब मैं परसों शहर में घुमा था तो सारे हिंदू परिवारों के जो दुकान मकान और जमीन है, पैसे के लालच में उन लोगों को दे रखे हैं आपने। तो ये बताइए, कल के दिन लव जिहाद की कोई घटना होती है, ऐसे कोई बलात्कार की घटना होती है, तो हम फांसी की सजा उनके लिए कहते हैं कि उस व्यक्ति को फांसी दो। वो तो अपनी बिजनेस कर रहा है। लालच किसको है? हिंदू को है, जो अपनी दुकान, अपना मकान और अपनी जमीन जो है वो पैसे के लिए उनको दे रहे हैं। अगर आप नहीं दोगे तो वो जबरदस्ती आपके पास थोड़ी आ रहे हैं कि हमें दे दो, वो आपको डबल पैसा दे रहे हैं। और पैसे का लालच ऐसा है कि हम लोग खुद, और कल के दिन फिर हम खुद ही आवाज उठाते हैं, उनके दुकानों में तोड़फोड़ करते हैं कि भाई इसने गलत किया। गलत करने वाले तो हम खुद हैं। मैं भी हिंदू हूं, मैं भी उसमें भागी हूं, हम सब भागी हैं जो उसको सहयोग करते हैं। संविधान ने सबको बराबर का दर्जा दिया है। अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो उसको संवैधानिक अधिकार दे रखा है। लेकिन अगर आप अपनी दुकान नहीं दोगे तो जबरदस्ती तो आ नहीं रहा वहां पे। उस व्यक्ति कैसे आएगा आपके पास? सीधी सी बात है, आपसे कहेगा भाई 2000 की जगह 4000 रुपए दे दो, तो आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है, दुकान ही तो कर रहा है। अगर उसमें कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति आ गया और उसकी नजर आपकी बेटियों पे, बहन पे और लोगों पे है, आपके प्रॉपर्टी पे है, आपके जमीन पे है या जेवरातों पे है, तो आप कैसे बचा लोगे? आप ही तो लेके आ रहे हो उसको। तो सरकार का ये दोहरा चरित्र जो दिख रहा है आपको, इसी पार्टी का दोहरा चरित्र आपको दिख रहा होगा इस स्टिकर में। एक व्यक्ति के यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचता है, लेकिन अंकिता भंडारी के रिसोर्ट का कमरा पूरा तहस नहस कर दिया जाता है। आज भी उसके माँ बाप रो रहे हैं। सोचिए कैसे, क्यों?
बिना सोचे समझे किसी भी जनाक्रोशी गलती मत कीजिए, कानून हाथ में मत लीजिए। इसी से कनेक्टेड एक पेपर में आया है कि थानाध्यक्ष के साथ किसी ने मारपीट की है। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि आपको नहीं करनी चाहिए, और दूसरा पहलू खुद नैनीताल पुलिस है, क्योंकि कई ऐसे केस हो गए हैं नैनीताल पुलिस के इसी क्षेत्र में, चाहे खंसू का हो, धारी का हो, नैनीताल का हो, नैनीताल के अंदर पर्यटक को थप्पड़ मारने का हो, और ये सब। तो इन लोगों को सिर्फ आपको निलंबन किया जाएगा, उसके बाद थोड़े दिन में वो आ जाएंगे, तो उनको पता है हमें कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। आप उस व्यक्ति की 1 साल की पेमेंट कार्रवाई काटिए और लगातार उसको ड्यूटी पे रखिए। अगर वो दोबारा गलती करता है तो उसकी 1 साल की और काटिए, फिर क्या देखते हैं कैसे गलती करता है। जब कानून जनता के लिए है तो कानून उस पुलिस वाले के लिए भी है। अगर वो आपको थप्पड़ मार रहा है तो उसकी गलती की सजा यह है कि आपका जो कानून, जो पुलिस का जो ढांचा है वो उनको प्रशिक्षित नहीं किया गया। वाकई में पुलिस रिफॉर्म होने की बहुत जरूरत है। समय बदला है, हम 2025 में जी रहे हैं, और हम पुलिस का जो ऑर्डर है वो 1800 के आसपास का लेके चल रहे हैं जब से हमारे यहाँ पुलिस सिस्टम आया। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल करने के लिए बहुत आसान है। किसी को पीटना आसान है, किसी को थप्पड़ मार देना आसान है, वर्दी के ऊपर उलझना आसान है, आपको जेल भेज दिया जाएगा। एक प्रोसेस है ताकि आदमी डरे। आज के समय में डर का माहौल, लेकिन हमने उसको अपग्रेड नहीं किया। हम अमेरिका का बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं कि वहां की पुलिस बहुत अच्छी है, हम इजराइल का बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं, यूरोपियन कंट्रीज का बहुत उदाहरण देते हैं ना कि उनकी यहाँ पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कार्य करती है। उन्होंने पुलिस रिफॉर्म किया है, वो टेक्नोलॉजी दी है जिस बेस पे उन्होंने वो पुलिस रिफॉर्म किया है। हमने पुलिस रिफॉर्म नहीं किया है। हमने क्या किया है? थप्पड़ मारना सिखाया है, डंडा मारना सिखाया है, और हमारे एसएसपी मीणा साहब और जो नगर पालिका के हमारे अधिशासी जो है अभियंता जिन्होंने वो दिया था, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्लॉज है उसके बाद उनको फटकार लगाई है हाई कोर्ट ने। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पता नहीं है किसी को कि ऐसा करने से ऐसा होगा। 15 दिन का, एक सामान्य जनता मैं हूं, मैंने भी पढ़ा था उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का, जब ये बुलडोजर एक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन दी थी योगी जी के ऊपर कि 15 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको अपना जवाब तलब करने के लिए। क्यों नहीं फॉलो किया गया? क्या ये जानकारी आपने अपने विभाग में नहीं दी? तो कहां हैं हम? किस तरीके से लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं बिना नेतृत्व के। हम लड़ रहे हैं ऐसे क्षेत्र में जहां पर हमें खुद का नुकसान है। सोचिए, जिसके घर में एक ही व्यक्ति है, एक ही बेटा है, और इस क्षेत्र में पकड़ा जाता है, वो किसी चीज की तैयारी कर रहा है। अब जब पुलिस के चार्जेज आपके ऊपर फेव होंगे तब आप हाथ फेरते जाओगे। न कोई आपके साथ जनप्रतिनिधि आया, न किसी जनप्रतिनिधि ने कोई बयान दिया, न वो आपके साथ खड़ा रहेगा, न कोई पार्टी खड़ी रहेगी, और पार्टी आपको बिल्कुल निकाल देगी। बोला इस व्यक्ति से हमें कोई मतलब नहीं है, इसने जो किया वो गलत किया। पीछे का इतिहास उठा के देख लीजिए, हकीकत यही है। जब आप जुड़ते हैं किसी से तो ध्यान रखिए जो भी आप एक्शन कर रहे हैं क्या वो संवैधानिक रूप से सही है। हमारी डिमांड क्या है? मैं सभी नौजवानों से या व्यक्तियों से एक जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी को पढ़िए। महात्मा गांधी जी ने सारी चीजें उस विषम परिस्थितियों में अकेले होते हुए भी, क्योंकि बिना महात्मा गांधी पढ़े आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, और आज भी वो तरीका उतना ही कारगर है जितना बड़ा महात्मा गांधी जी ने उस टाइम पे किया था। आज हम बशर्ते बहुत कुछ कहते हैं, नहीं मानते उन चीज को, कई चीजों से मैं भी संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मैं उनको इसलिए भी मानता हूं कि महात्मा गांधी जी ने उस टाइम पे जो आंदोलन किया था, आज भी वही आंदोलन बहुत जरूरी है। जब तक हम अपना संविधान नहीं बदलेंगे, 10 साल 11 साल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए हो गए। हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना क्यों था? उस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी पूरा हट गई है। हमने चुना था हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, और तब जो था, अगर आप 2014 का परिस्थिति देखेंगे, मुस्लिम समाज के अंदर एक डर था कि मोदी जी आ रहे हैं, वो पूरा प्रदेश चेंज करेंगे। लेकिन क्या हुआ? हमको ये सपना, वो सपना, ये वो करते 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 ऐसा बना दिया है, अब हम आवाज ही नहीं उठा सकते अपने लिए। दूसरे के लिए तो छोड़ दीजिए, आपके साथ कोई अत्याचार होता है तो आप कहाँ खड़े हो? क्यों नहीं संसद में कानून बनाते? ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते? किसी भी हिंदू की बेटी के साथ कोई अगर ऐसी जघन्य अपराध करता है, उसका उसी समय वध कर दिया जाए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जब तक संसद ऐसा कानून पारित नहीं करेगी, हम यहाँ सिर्फ चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। पहलगाम हुआ, आज तक, आज ही पेपर आया, हम व्यापार नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं, लेकिन पहलगांव के सारे लोगों को उठाकर आप डालिए राजस्थान के बॉर्डर पे पाकिस्तान के, और पीछे लगा दीजिए माइन उसी घर, क्योंकि वो बिना स्थानीय लोगों के वो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने नहीं किया, हमने ऐसी कोई जेल व्यवस्था ही नहीं बनाई। हम सब लग्जरी जेल में रख रहे हैं लोगों को, और हम अब एक एक करे कड़ी जोड़ेंगे, सालों लग जाएंगे उस प्रक्रिया में।
जब अपने लोगों को, हिंदुओं के लिए तो कोई सरकार काम ही कर नहीं रही, क्योंकि संविधान में हिंदू शब्द है ही नहीं। संविधान में तो हम जब इस जगह पे सेक्युलर हैं, सबके लिए समान रूप से न्याय व्यवस्था या कार्य व्यवस्था या सब कुछ रहेगी। जब हम इस चीज को बदलेंगे नहीं, जब तक हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे, वो कौन करेगा? संसद करेगी। यहां पर हम कितना ही चिल्लाते रहें, पुलिस हमको पकड़ के ही अंदर कर देगी, लेकिन वो हमको जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, और वो परिवर्तन हम सब के लिए है। हम चिल्लाते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन कभी हमने उसके लिए आंदोलन नहीं किए हैं। कभी हमने अपने जनप्रतिनिधि से पूछा ही नहीं है, न सांसद से पूछा, न विधायक से पूछा, भाई राज्य और केंद्र की क्या तैयारी है इसके लिए। हम बटे हुए हैं, तो हमारे साथ ये अत्याचार होगा ही। अब इस चीज को कानूनी प्रोसेस जब होगी, तो उस चीज में आप देखिए किस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, कभी भी ऐसे कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। अगले स्टिकर की तरफ चलते हैं। जो अगला स्टिकर और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मैंने देखा था। देखिए, आज के न्यूज़पेपर जो हिंदुस्तान आता है मेरे पास, उसके फ्रंट से दूसरे पेज में ये चीज आई है। ये कहानी है इसी प्रदेश के एक दूरस्थ जिले पिथौरागढ़, जो मेरा गृह जिला है, वहां के बंगापानी जो क्षेत्र है, वहां पर जो लोग, कोई व्यक्ति गिर गया था, उसको चोट लगी थी। एक मिनट, इसको बताते हुए जाना, यहाँ पे है, रास्ता भी दिखाते हुए चले जाना। हेलमेट दूसरा भी ले जाओ, ये नहीं, मेरा वाला नहीं, दूसरा अंदर है, ये दूसरा वाला हेलमेट देना अंदर। तो बंगापानी गांव बाता में सड़क पर अचानक से गिरकर दिव्यांग घायल हो गया। उनको अस्पताल पहुंचाने को ग्रामीणों ने 2 डंडों में कपड़ा बांधकर स्ट्रेचर बनाया और 5 किलोमीटर पथरीले रास्ते पर चलकर अस्पताल पहुंचाया। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि गर्व की बात है? उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो गए, हम पीठ ठोक के जा रहे हैं कि आपने यूसीसी कानून ऐसा बनाया है कि आप अपनी बहन के अलावा गांव की किसी भी लड़की से संबंध बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी कह के जा रहे हैं, धामी जी को पीठ ठोक के जा रहे हैं, बहुत अच्छा कानून बनाया है। लेकिन इसके लिए कोई नहीं बोल रहा, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा, हमारी चिकित्सा के लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा, इसके लिए कोई जनाक्रोश नहीं है, इसके लिए आप लोग बाहर नहीं आ रहे हो, जबकि ये आपके राज्य का, हमारे राज्य का, हमारा गृह क्षेत्र का मुद्दा है। हमें राष्ट्रीय चिंता तो बहुत होती है कि राष्ट्र में ये हो रहा है, आपके गांव में क्या हो रहा है, आपके गांव में क्या हो रहा है, आपके गधेरों में क्या हो रहा है, आपके नदियों को कैसे खोदा जा रहा है, आपके गांव को पत्थरों को कैसे निकाला जा रहा है, उसकी चिंता कौन करेगा? सोचिए, 5 किलोमीटर पैदल चलना, मैं खुद पहाड़ी राज्य का हूं, 7 किलोमीटर पैदल चल के मैं स्कूल जाता था, और जब 7 किलोमीटर वापस आता, 14 किलोमीटर एक दिन में हम जाते थे, और अगर हम नीचे से जाएंगे तो कम से कम 8 किलोमीटर जाते थे, जो ऐसे ऊपर नीचे पहाड़ में जाना होता है। तो ये परिदृश्य है, इसमें हमें शर्म आनी चाहिए कि गर्व होना चाहिए? इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, देखिए फोटो साफ दिख रही है कैसे उसको। अब आज तो यहाँ लोग मिल गए, क्या आज के आगे वाली पीढ़ी में ये लोग मिलेंगे? पलायन हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों पलायन हो रहा है? क्योंकि हमने नीतियां जो है पहाड़ विरोधी बनाई है। चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ने पहाड़ के विरोध के ऊपर नीतियां बनाई हैं, और ये आज उसका रिजल्ट है कि 25 साल उत्तराखंड बने हो गए, और उससे पहले लगभग 50 साल हम संयुक्त यूपी में रहे हुए हैं, और इन 73 सालों में हमारे यहाँ सड़क नहीं पहुंची है, हमारे यहाँ चिकित्सा नहीं पहुंची है, हमारे यहाँ संसाधन नहीं पहुंचे हैं। और आज किस तरीके से पूरे प्रदेश को देखा जा रहा है। आज एक मेडिकल की और खबर आ रही है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी वो कह रहे हैं फिजियोथेरेपी 12 अस्पतालों में शुरू होगी। अब इस न्यूज को अगर आप पेपर में पढ़ोगे, हंसी आएगी आपको कि 2025 में हमारे राज्य के गृह जो शिक्षा या स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी आपके 12 अस्पतालों में शुरू होगी। शुरू
होगी। कब होगी ये पता नहीं है। वो फिजियोथेरेपिस्ट लोकल होगा कि बाहर से लाया जाएगा। आइए साहब, एक सरकारी नौकरी आ रही है, पहाड़ी लोगों को कोई जरूरत नहीं है, आप आइए और वहां नौकरी करिए। उसके बाद वो कैसे पहाड़ को छलेगा, कैसे उसको लूटेगा, कैसे उसका फिजियोथेरेपी करेगा, वो देखने वाली चीजें आप देख सकते हैं। किस तरीके से पहाड़ियों को फर्स्ट की पॉलिसी होनी चाहिए थी सरकार की, लेकिन वो नहीं है। किसकी गलती है? हम पहाड़ियों की गलती है, क्योंकि हमने राष्ट्रीय पार्टियों को इतना ऊंचा उठा दिया है कि राष्ट्रीय पार्टी वाले अब हमको कहते हैं कि हम जो कहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, जो कानून लाएंगे अपनी मर्जी से लाएंगे और उस कानून को आपको मानना पड़ेगा। हम आपकी पीठ थपथपा के जाएंगे। ये सोचिए, पाकिस्तान से व्यापार बंद हो गया है, बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं मोदी जी, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा है ना, वहां से अगर कश्मीर के जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं ना, उनका एक ही उनको समझ में आता है। खुद मैं सेना में रहा हूं, मैंने उनको देखा है, वो सारे मानसिकता से भी आतंकवादी हैं। जब तक उस मानसिकता को खत्म नहीं करोगे तब तक वहां से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। नीतियां बनाइए, संविधान में बदलाव कीजिए, कानून बनाइए और उनको राजस्थान के बॉर्डर पर आजीवन खड़ा करके रहिए। अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर आप भी उन्हीं प्रधानमंत्रियों की तरह हैं जिनकी तरह हमारा पूरा पीछे के प्रधानमंत्री थे। और हमको आपने बहुत बड़ा सपना दिखाया 2047 में हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, लेकिन किस कीमत पर? अंकिता भंडारी हत्याकांड की कीमत पर, 12 साल की लड़की का दुष्कर्म की कीमत पर, पहलगांव पुलवामा की कीमत पर। अब हम पानी बंद कर दें, चाहे पानी छोड़ दें। आंशिक रूप से सही लगता है क्या? पिछले 11 साल में आपने कोई नीतियां बनाई क्या? पिछले 8 से 9 साल में जब राज्य में आपकी सरकार है, आपने क्या नीतियां बनाई पहाड़ियों के लिए? कोई नीतियां नहीं बनाई है। पहाड़ी तब भी त्रस्त था, पहाड़ी कांग्रेस के समय भी त्रस्त था और आज भी त्रस्त है। आपने पहाड़ी फर्स्ट की नीति कभी नहीं बनाई, आपने हमेशा बाहर के लोगों को प्रायोरिटी दी है। आज कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिला है, कितना खुशहाल है पहाड़ी। अगर सब कुछ अच्छा होता तो मैं भी छोड़ के हल्द्वानी में नहीं बैठा होता, मैं भी अपने गांव में आराम से बैठा था, क्योंकि चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार मेरे को वहीं मिल जाता। आप तो कर सकते हैं, आप उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जहां आप सब कुछ कर सकते हैं। पूरा देश अब भी आपसे आशा लगा के बैठा है कि हिंदुओं के लिए कुछ तो करिए, लेकिन आप नहीं कर रहे। राज्य की तरफ पहाड़ी मुख्यमंत्री होते हुए भी हम आपकी तरफ देख रहे हैं और धामी जी कह रहे हैं हम रिकॉर्ड बनाएंगे, इस बार केदारनाथ यात्रा में लोग आएंगे। और हम जो बेसिक चीजें हैं उसी के बगल में किसी गांव में अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, उसके लिए हम बात नहीं करेंगे। हमने परिदृश्य ही बदल दिया केदारनाथ का, उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया, उसको हमने एक पर्यटन स्थल की जगह गोवा की तरह एक डेकोरेटेड एरिया, हमने उसकी आस्था और उसको बना के रखा है क्या? ये हकीकत हर पहाड़ी जानता है जो उस रूट से गुजरता है। और कई लोगों से जब मैं मिलता हूं, मैं तो पूरे भारत का भ्रमण किया हूं और भारत के लोगों से मेरी बात भी हुई है, वो भी कहते हैं यार कितनी गंदगी है, लोग कैसे हैं वहां, ऐसे बनाने आ रहे हैं। आपने एक नीति बनाई नहीं, साड़ी के अलावा दूसरी चीज वहां लानी नहीं चाहिए थी। व्यक्ति जो है कुर्ता पैजामा में जाएगा या जो भी अपना गर्म कपड़े पहन के जाएगा, लेकिन वहां रील बनाने के चक्कर में ऐसा बना दिया सोशल मीडिया के लिए। हम पूरे जो केदारनाथ का जो सांस्कृतिक महत्व है उससे कोई मतलब नहीं है, जाना है घूम के आना है। मैं अपने नजदीक क्या बताता हूं, गिरजा देवी मंदिर बगल में है रामनगर में। लोग पूरे देश प्रदेश से आते हैं, डायपर वहीं फेंकते हैं, दारू पी के लोग रात को शीशा वहीं तोड़ रहे हैं। कितना पवित्र स्थान है, उसको नहीं बदल पाए हम। क्या वहां पे हमारे पास रोजगार देने के लिए नहीं था? हम वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कैमरों से भी कर सकते थे, वहां पे हम गार्ड लगा सकते थे, लेकिन वहां पे बात आ जाती है कि वहां पे करेगा कौन? अगर हम वहां पे गार्ड लगाएंगे तो हम बाहर के लोगों को लेके आएंगे, पहाड़ी तो आपने कभी आगे बढ़ाए नहीं। दूसरी खबर एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है बागेश्वर से। 8 बजे एक महिला अपने बच्चे को शौच कराने के लिए घर के बाहर बाथरूम में ले जाती है और एक गुलदार जो है हाथ से उस बच्चे को छीन कर ले जाता है और अपना निवाला बना देता है। नीचे गधेरे में उसकी शत विक्षत जो शव मिलता है। अब सोचिए, कल्पना कीजिए, आप पहाड़ के गांव में हो और ये स्थिति है। एक बच्चे को पैदा करने में एक माँ को 9 महीने का समय लगता है और किस दौर से वो महिला गुजरती है, सभी महिलाएं गुजरी होंगी और सभी को पता है कितना दर्द होता है एक बच्चे को पालने से लेके गोद में खिलाने से चलने तक।
और एक शेर आता है और उठा के लेके चला जाता है। और ये नीतियां, इसकी किसकी गलती है? हमारी नीतियां कभी ऐसी नहीं बनी है कि हम उस चीज को बढ़ा सकें, क्योंकि पहाड़ में हमेशा, मेरे घर में भी मेरा जो बाथरूम है वो घर से 12 मीटर दूरी पे है, 10 मीटर दूरी पे है। उस बीच में हमारे ऊपर पूरा जंगल है। अगर ऊपर अंधेरे में शेर बैठा हुआ है तो क्या कल के दिन वो मेरे ऊपर नहीं झपटेगा या मेरे बच्चों के ऊपर नहीं झपटेगा? और उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि उसके सामने ही एक जंगली जानवर ने उसके बच्चे को निवाला बना दिया। क्या इसके लिए हमने कभी काम किया? इसके लिए मैं जनता से पूछना चाहता हूं, आपने आंदोलन किया अपने लिए कि हमारी नीतियां ऐसी बनी कि हमारा जो बाथरूम है वो कम से कम घर के पास अटैच है? सरकार ने जब हर घर शौचालय वाली योजना बनाई थी, क्या उसमें उस चीज को वहां पे अटैच किया गया? क्योंकि अगर घर के अंदर बैठ, अब जो स्थिति बनी है सामाजिक रूप से और शहरीकरण में, हर जगह घर के अटैच में बाथरूम है। और ये पहली घटना नहीं है कि शौच के लिए कोई महिला अपने बच्चे को लेके जा रही थी और शेर ने झटका। कई घटनाएं पहाड़ में हो गई है। क्या कंपनसेट इतने से हो जाएगा हमारा? क्या उस बच्चे का जीवन दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम नीतियां ऐसी बनाएं जिससे हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें, उसके लिए कौन सोचेगा? मैं तो सिर्फ एक आंदोलन कर सकता हूं, एक आवाज उठा सकता हूं, लेकिन सरकार के पास वो नीति भी है, वो ताकत भी है, वो संवैधानिक अधिकार भी है, वो कर सकती है। मेरी संवेदना उस मां के है कि वो कैसे उस दर्द से गुजरेगी। शराब 1994 में मैं आपको लेके चलता हूं। मैं छोटा कक्षा 8 में पढ़ता था। गुलाब करके मुलायम सिंह यादव का एक दारू आया करता था। उसी मुलायम सिंह यादव जिसने पहाड़ को बर्बाद किया, और इसी भाजपा सरकार ने उसको पद्म विभूषण दिया। दोनों प्रदिशा देखिए, सरकार केंद्र में भाजपा की, राम मंदिर के टाइम पे गोलियां उसने चलवाई, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड उसने करवाया, उसकी पुलिस ने खटीमा और देहरादून और मसूरी कांड करवाया। जब आप पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहाड़न करके बलात्कार किया गया हमारी जो महिलाएं थी उनके साथ। जो किताब में लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कभी उस किताब को बात करने का मौका मिले, उसमें साफ लिखा हुआ है, नग्न अवस्था में महिलाएं गांव की तरफ भाग रही थी और पूरा शरीर कीचड़ से छना हुआ था। बहुत सोच समझकर उसमें ये कार्य किया गया। और पहाड़न शब्द का बोला, ले ले अपना राज्य, तब उसके कपड़े फाड़े गए थे, पूरा शरीर नीला हो रखा था। और उसी दरिंदे की वजह से वो जो शराब गांव गांव में गई थी, आज उसको पद्म विभूषण दिया गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा। केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार है। कभी हमने इसके लिए आवाज उठाई? हम भूल गए कि हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ था, हमारे लोगों को ब्लेंड से गोली मारी गई थी पुलिस के द्वारा। उस समय अगर आप किताब पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, पढ़िए, अपने अस्तित्व को पढ़िए कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है। हम सब ऐसे हैं। बोला वो अगर आगे बढ़ गया तो मैं उसकी टांग खींचूंगा। हम कभी ऐसे रहे ही नहीं, और इसी का फायदा इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उठाया है। यहां पर आज न्यूज आ रही, मैं 94 में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जब मैं बच्चा था तो हमारे घर में भी गुलाब आती थी, हमारे बहुत सारे परिवारजन पीते थे उसको, और हमको किसी ने सिखाया था कि इंजेक्शन लीजिए, इंजेक्शन से उसको खींचिए और उसको गर्म करके चिपका दीजिए। जो थैली आती थी, मेरे ख्याल से उसमें 5 या 7 रुपए की मिलती थी, एग्जैक्ट नहीं पता, गुलाब करके दारू आती थी। सोचिए 5 रुपए में आपको गुलाब मिलती थी। गुलाब उस कंपनी का नाम था। और मैंने भी उस चीज को पिया है। पीने के बाद अजीब लगा, यार ये है क्या, लेकिन हमारे साथ के बहुत सारे लोगों ने उस चीज को अडॉप्ट किया। हमने नहीं किया, मैं नहीं पीता हूं, उस चीज को छोड़ दिया, लेकिन उस समय मैंने भी टेस्ट किया था। तो आज वही चीज फिर से दर्शाने की कोशिश की जा रही है। जब मैं अभी गांव गया था, गुंगाचिना हमारा जो क्षेत्र है, वहां पे पहले से ही शराब की बड्डी थी। अब देवलथल में भी खुल गई है, क्योंकि राजस्व बढ़ाना है। चाहे व्यक्ति मरे, चाहे उसका परिवार बर्बाद हो। तो ये तो सिर्फ शराब की बात है। आज पहाड़ में आप चले जाइए। मैं एक दिन अपने स्कूल में गया था तो वहां कक्षा 9 का छात्र सूखा नशा करते हुए सोया हुआ था। कहाँ? जो हमारी गाड़ जाती है, वहां रेत है, रेत के नीचे बड़े बड़े पत्थर है, उसमें जो जगह है, उसमें उसके दोस्तों को पता था कि वो घर से पैसे चोरी करके लाया है और घर में बोल के आता था मैं स्कूल जा रहा हूँ, और नशा करने के लिए चला जाता था छोटे से गाड़ यानी छोटी सी नदी में। जो पहाड़ी लोग हैं वो समझ रहे होंगे। और वो उड़ियार के नीचे जाके बैठ जाता था, और जब स्कूल की छुट्टी होती थी तब वो घर जाता था उनके साथ। और उसको नशा कहाँ से मिला? शराब के साथ साथ उसको ड्राई नशा, ड्रग्स कहां से मिला? तो मैं भी हैरान हो गया कि पहाड़ में, मेरे गांव में नशा पहुंच गया है।
और मैं आपको घटना बताऊं, अभी हमारे गांव में मैंने अपने एक भाई से पूछा, यार यहाँ दारू बड़ी मिल रही, कहां से आ रही? बोला सर यहाँ ब्लिंकिट से भी तेज सर्विस है। आपने फोन करना है, फोन करके दारू आपके निश्चित जगह पर रख दी जाएगी। पेमेंट की चिंता उनको नहीं है, क्योंकि पैसा तो आप दोगे ही दोगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी बहुत सारे हैं हमारे गांव में, तो वो पैसा तो देना ही देना है। आप जाइए उस जगह पे, अपना या तो नीट पीजिए या पानी डाल के पीजिए, क्योंकि बगल से गार्ड गुजरती है, और उसके बाद आप अपना आराम से दूसरे तीसरे चौथे दिन जब भी आपको मौका मिले आप पेमेंट कर दीजिए। ब्लिंकिट से तेज सर्विस है हमारे यहाँ। मेरे गांव में पहाड़ में ये स्थिति है दारू की, क्योंकि मालधन में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर इतिहास रचा है। मैं सैल्यूट करता हूं मातृशक्ति को। जब तक आप सड़क पे नहीं आओगे, एसडीएम को आके उस दुकान पे ताला लगाना पड़ा। अपने लिए लड़िए, अपने परिवार के लिए लड़िए, अपने बच्चों के लिए लड़िए, अपने पति के लिए लड़िए, क्योंकि अगर नहीं लड़े तो इसी तरह से बर्बाद हो जाओगे, जिस तरीके से आज पहाड़ बर्बाद है नशे। और वो नशे का कारोबारी आपको ठगने के लिए, जो मैंने पहले बताया था, किस तरीके से काम कर रहा है। हाँ, आपको एक बहुत बड़ी बधाई हो, आज से आंचल का दूध 2 रुपए लीटर महंगा हो गया है, और जो घी है वो आपका 20 रुपए महंगा हो गया है। ये हमारी चुनी हुई सरकार का है। ये एक रूटीन प्रोसेस करके वो टेक्निकली क्लॉज देंगे, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि 2 रुपए महंगा का मतलब हर व्यक्ति को 60 रुपए महीने का, अगर 1 लीटर में एक दिन का 1 लीटर है तो 30 दिन का 60 लीटर आपको 60 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और उस तरीके से आपका महंगाई आपके पास धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। अब दूध बढ़ा है, उसके बाद उससे पहले बिजली बढ़ी थी, और उससे पहले बहुत सारी चीजें बढ़ी थी, तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब धीरे धीरे 1 रुपए भी अगर डीजल बढ़ता है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। महंगाई की मार ऐसे बढ़ती जा रही है। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर के ऊपर कोई क्लियर नोटिफिकेशन हमें दे नहीं रहा कि अगर गलत बिल आया, क्योंकि रामनगर में एक का 46 लाख और हल्द्वानी में एक का 47 लाख रुपए बिल आया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस तनाव से जो व्यक्ति गुजर रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि इसके लिए आंदोलन भी कीजिए, इसके लिए भी सड़कों पे आइए, इसके लिए भी आप संवैधानिक तरीके से बुद्ध पार्क में आवाज उठाइए, डीएम से मिलिए, एसडीएम से मिलिए, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है अपने जनप्रतिनिधि से मिलिए कि भाई स्मार्ट मीटर में अगर पैसा ज्यादा आया तो उसका बिल कौन काटे देगा। क्योंकि सरकार ने बोल दिया है कि स्मार्ट मीटर लगेगा, लेकिन उसके बाद जो उसके टेक्निकल इश्यू आएंगे उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। बनभूलपुरा शायद आपने सुना होगा नाम, बड़ा अजीबोगरीब घटना आ रही है। बनभूलपुरा जो जहां पे पुलिस को पीटा गया था, क्योंकि वो दंगा जो था वो इतिहास में दर्ज हो गया है, और उसी बनभूलपुरा के अंदर जब सत्यापन का कार्य चल रहा था तो सोचिए घर के बाहर इतना बड़ा ताला लटका हुआ है और घर के अंदर से लोग निकल रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है वो, 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला। तो हमारी LIU कहाँ है? हमारी IB कहाँ है? कहाँ है हमारे जो वहाँ के लोकल स्थानीय जो क्या बोलते हैं उसको, जासूस, उनको जानकारी क्यों नहीं थी? जब केस हुआ नैनीताल में, उसके बाद ही ये क्यों घटना हो रही है? तो सोचिए, एक घर से इतने लोग निकल रहे हैं, तो अगर इसमें जिहादी मानसिकता के लोग होंगे तो कहां बचेंगे हम? देखिए न्यूज आई है, दुष्कर्म पीड़िता की अस्पताल में इलाज न देने पर जांच बैठी, यानी ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि दुष्कर्म कब हुआ है, ये तो कोर्ट प्रोसीडिंग में सामने आएगा, पुलिस की जांच में पता चलेगा। उसके बाद किस तरीके से माहौल को इस तरह से बनाया गया अपने पक्ष में करने के लिए, अपनी फोटो खिंचवाने के लिए, अपने को नेता दिखाने के लिए, लेकिन जो उसके पीछे जो जनता अब परेशान होगी, अब जब वो कानूनी प्रक्रिया में पड़ेगी, क्या ये सारे लोग उनको फाइनेंशियली मदद करेंगे? क्योंकि केस जब चलेगा तो काफी लंबा चलेगा, और हाईकोर्ट जो हमारे माननीय हाईकोर्ट है उसने उसको संज्ञान लिया है। तो सोचिए, हाईकोर्ट में जब केस चलेगा तो नीचे सबको उस चीज को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और जो फटकार लगाने का, अगर आप वो लेटर देखोगे, इसमें है मेरे पास, वो लेटर देखोगे, उसमें साफ कहा है कि आपने ऐसा कैसे किया, आप जवाब दो। और मेरे ख्याल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ये बात पूछी गई थी। तो जज साहब जो हैं इसकी खुद संज्ञान ले रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, तो आप लोग कभी भी ऐसे अपने कानून को हाथ में किसी के कहने पे मत लीजिए, पहले विषय को समझिए
क्योंकि जब बलात्कार हुआ है उस बेटी का तो उसको हल्द्वानी लाया गया है, फिर हल्द्वानी से नैनीताल ले जाया गया है, वापस उसको पुलिस केस नहीं कराया गया है। क्योंकि डॉक्टरों का इसमें लिखा है कि भाई जब डॉक्टर ने कहा कि पुलिस को बुलाइए, पुलिस केस कीजिए, तब हम इलाज करेंगे, यानी उससे पहले उसका हो चुका था दुष्कर्म। और क्या ये एक प्रकार से पूरा एक षड्यंत्र है? क्योंकि जब यहाँ पे आई है, पेपर ने लिखा है, नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हालत जब बिगड़ गई तो कुछ दिनों बाद, वर्ड देखिए, शब्दों का खेल समझिए, कुछ दिनों बाद, बलात्कार होने के कुछ दिनों बाद उसकी मां, यानी 12 साल की बेटी की मां जो है, उनको पता, बेटी को पता नहीं कि दुष्कर्म क्या होता है, वो तो अभी बिल्कुल अबोध है, लेकिन उसकी मां को पता है कि दुष्कर्म क्या है। तो उसकी मां कुछ दिनों के बाद उनको लेके आती है हल्द्वानी के महिला अस्पताल में। ओपीडी पर्चा बनाने के बाद डॉक्टर ने पहले पुलिस के पास जाने की बात कही। बिल्कुल सही किया, उनका केस ऐसा बन रहा, क्योंकि जब लड़की की हालत इतनी खराब हो गई होगी, क्योंकि बहुत मासूम अबोध बच्ची है, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ गलत क्यों किया मेरे दादाजी ने। दादा की उम्र का आदमी है वो, और उसकी खुद की पोतियां होंगी और उसकी खुद की बेटी भी होगी। सोचिए कितनी ज्यादा मानसिकता है उस व्यक्ति की, और इसके लिए हमारे सरकारों ने कोई नीति नहीं बनाई है। जरूर आवाज दे रहे हैं कि फांसी की सजा दो, फांसी की सजा तो न्यायालय देता है, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर दोबारा रिपीटेशन सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका, फिर उसके सामने बड़े बड़े महारथी वकील खड़े हो जाएंगे। तो फांसी कब होगी? क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है? आज के समय में फांसी के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस चाहिए। क्या फांसी हो जाएगी? नहीं होगी। वो व्यक्ति ऊपर चला जाएगा, मामला खत्म, बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी। किसकी वजह से? सरकार की नीतियों की वजह से। क्योंकि इसी सरकार की हिम्मत की वजह से उस जिहादी की इतनी हिम्मत हुई कि उसने एक 12 साली अबोध बच्ची के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कानून हमारे यहाँ नहीं है। उठा के उसके पूरे परिवार को राजस्थान के बॉर्डर पे भेज दीजिए, एक तरफ पाकिस्तान है और इधर लगा दीजिए माइन, यहां आएगा तो मरेगा, वहां वो मार देगा, निश्चित है। जीने के लिए खाना दे दीजिए मोदी जी, कानून बनाइए, कोई सुनवाई नहीं होगी न्यायालय में उसकी। संसद ऐसा कानून बना सकती है, मैं नहीं बना सकता, लेकिन आप नहीं करेंगे। वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक लेने हैं आपने। पहाड़ियों के लिए आप कभी करेंगे ही नहीं कुछ, क्योंकि आपने पहाड़ी फर्स्ट की पॉलिसी तो की नहीं, ना आपने की ना हामी जी ने की। अब आगे सुनिए, जब पुलिस के पास जाने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला तो वो वापस नैनीताल चली गई। न्यायिक प्रक्रिया का पहला पड़ाव है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, यानी एफआईआर, यानी पुलिस के पास रिपोर्ट करना कि मेरा या मेरी बेटी का बलात्कार हुआ है। अब डीएम साहब ने भी वो कहा है, तो सोचिए, मैं उन सब नौजवान और व्यक्तियों से कहूंगा जो इस जन आंदोलन में आप पकड़े जाएंगे, क्या आपको पता था ऐसा हुआ है? आप कूद पड़े और बड़े बड़े नारे लगाते हुए आपने आग लगा दी, आपने तोड़फोड़ कर दी, लोगों को मार दिया। अभी आपने अपने जनप्रतिनिधि से पूछा है भैया ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया? अब वो देखिए, कानून भी नहीं बनाया। मोदी सरकार को हमने 10 साल पहले चुना था या राज्य सरकार चुना था। अब क्या होगा, हमारे टैक्स के पैसे से वो जेल में ऐश करेगा, ठीक, आराम से रहेगा, खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, लाइट भी यूज करेगा। अब उसको कोर्ट ले जाने के लिए कम से कम 50 पुलिस वाले चाहिए, जो पुलिस वाले समाज की रक्षा करने के लिए खड़े होने चाहिए थे। अब उस एक व्यक्ति को कुछ दिन तक खड़े करने के लिए चाहिए, उसके बाद उसके लाने के लिए पेट्रोल डीजल लगेगा, गाड़ी जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से वहां वकीलों ने भी आंदोलन किया, वो डर है कि वकील भी उसके बाद अपना हाथ साफ करेंगे। हाईकोर्ट ने उसके ऊपर भी बोला है कि वकीलों ने क्यों किया। तो हमने अपने जनप्रतिनिधि से पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। हम उस मुद्दे को जड़ से खत्म नहीं करना चाहते हैं, बस लटका के रखना चाहते हैं पेंडुलम की तरह। आज ये हो गया, यहाँ आंदोलन, कल हो गया। हमने कभी नहीं कहा कि ऐसा कानून दो। सऊदी अरब में जब मुस्लिम समाज के लिए इतना बड़ा कानून है कि गर्दन काट दी जाती है, हाथ काट दिए जाते हैं, हमारे देश में क्यों नहीं? अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ के जो क्रिमिनल लॉ है उसमें इन चीजों को हटा दिया। लाओ ना, सत्ता तुम्हारी, एमएलए पूरे तुम्हारे पास, जब इतने बड़े बड़े आप डिसीजन ले सकते हो तो इसको भी लाइए।
वक्फ बिल के ऊपर जो लोग लाइट ऑफ कर रहे हैं, उठाइए इनको, भेजिए राजस्थान पे, हमारे स्टेट को दीजिए, सैकड़ों हेक्टेयर जमीन है आपके पास, बनाइए ओपन जेल। लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि वोट बैंक आपको उनका भी चाहिए। घर देने वाले आप, राशन देने वाले आप, जिहादी मानसिकता को बढ़ाने वाले आप, हिंदुओं को धर्म पूछ के गोली मारेगी आप। अभी तक चुपचाप बैठे मीटिंग कर रहे हैं, पानी बंद कर दिया आपने। वहां के जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको उठा के फेंके ना राजस्थान में। बनाइए कानून, संसद ही कानून बना सकती है, विधानसभा बना सकती है। मेरे जैसा सामान्य आदमी, तो गुस्सा हमारे अंदर भी है साहब, कहाँ व्यक्त करें। बनाइए ना कानून देश को, इसीलिए तो आपको चुना गया था। 47 तो बाद में बनेगा, पहले आप बनाइए जो आज हुआ है हमारे साथ उसका प्रतिकार क्या है, क्या जरूरत है हमको। किसी एक आर्टिकल पढ़ रहा था किसी बड़े व्यक्ति का, जम्मू कश्मीर में देशभक्त लोगों को बैठाइए ना, हमारे लोग बैठेंगे तो पाकिस्तान की हिम्मत कैसे होगी अंदर आने की। जरूरत ही नहीं है हमको। जब वो देश के साथ नहीं है, देश के गद्दार हैं, तो ऐसे गद्दारों को सीधा गोली मारने का आदेश दीजिए, खत्म कहानी। आप कानून बनाइए, अगर कोई हिंदू के ऊपर एक वर्ड भी बोलेगा, हमारी देवी देवताओं पे, हमारी संस्कृति को प्रहार करेगा, अगर मैं सूट करता हूं उसको, तो हमारे पास कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। बनाइए ना कानून। क्यों नहीं बनाते हैं ऐसा कानून? नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति जो करनी है आपने, सारे मामले खत्म हो जाएंगे, हम बहुत आगे जाएंगे। चाइना ने क्यों किया, यूरोपियन यूनियन ने कैसे कर रखा है, अमेरिका ने क्यों कर रखा है? वो तो देखता ही नहीं है, वो तो ठोक देता है। और हम उसको अब एक छोटे से कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट महादय तक हम जाएंगे। कोर्ट की इतनी परिभाषाएं हैं, इतने पेंडिंग केसेज हैं, खुद न्यायमूर्ति साहब कहते हैं कि इतने केसेज आ रहे हैं हमारे पास। आप खुद देखिए, हकीकत तो हमारे पास है ही। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मत जाइए बिना पुख्ता जानकारी के ये चीजें मत करिए। हल्द्वानी और इन क्षेत्रों में पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, इसमें पेपर में भी बहुत आया हुआ है। कानून बनाने के लिए लड़िए। इस देश को सिर्फ हम संविधान के द्वारा चला सकते हैं, और जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, मोदी जी हैं, चाहे वो सीएम धामी जी हैं, विधानसभा के अंदर और संसद के अंदर कानून बना सकते हैं, और हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो देश के खिलाफ, देश की बेटियों के साथ, ऐसी 12-12 साल की लड़कियों के साथ और हमारी बहन अंकिता के साथ ऐसे कार्य करते हैं। क्या जरूरत है ऐसे हिंदुओं की? हिंदुओं को तो हम बचा रहे हैं, वही पार्टी, और फिर मुसलमानों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। कानून में एक समान होना चाहिए। गलत किया है, खत्म कर दो, कोई जरूरत नहीं है। अब जो ये व्यक्ति ने किया है, ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया हमारे प्रदेश सरकार ने कि पूरी खर्चा जो है उसके घर से जाएगा, उसका घर बिकेगा? क्यों नहीं बनाया आपने ऐसा कानून? नहीं बनाया, क्योंकि उसमें आप वोट बैंक की राजनीति देखते हैं। बनाइए ना कानून, आधे अपराध तो खत्म। किसी के घर में अगर गलत व्यक्ति मिलता है सत्यापन करने के लिए, हिंदुओं के घर के बाहर पुलिस खड़ी हो जाती है, तुमने सत्यापन नहीं किया करके। लेकिन जो ये बनबलपुरा में हो रहा है, निकल रहे हैं, उसके ऊपर क्या कानून है आज आपके पास? समय के साथ नीतियां बदलना बहुत जरूरी है, और जितना जागरूक आप जनता को करोगे, जितना जागरूक आप प्रशासन को करोगे, जितना जागरूक कानून आप बनाओगे। कानून हमारे 1800 के हैं और हम आज चल रहे हैं 2025 में, उसी का फायदा ये जिहादी उठाते हैं। और हम कहते हैं कि हमें इजराइल की तरह चाहिए, हमें अमेरिका की तरह। हम न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था कि न्यायालय हमारे साथ नहीं है। अरे संविधान में परिवर्तन करिए ना, न्यायालय तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। आपने संविधान में तो परिवर्तन किया नहीं, न्यायालय कैसे खड़े रहेगा? न्यायालय तो के साक्ष्य और तथ्यों के हिसाब से खड़ा रहेगा। वो तो बधा हुआ है कि भाई सबके साथ समान न्याय करना है। बनाइए कानून, रखिए हिंदू धर्म को संविधान के अंदर प्रायोरिटी पे। जैसे मुस्लिम समाज में, मुस्लिम देशों में मुसलमान फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, यहाँ पे हिंदू को रखिए। कौन आ रहा है? आतंकवाद मानवता के लिए खतरा, हमारे मोदी जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम नीतियां आज से 50 साल के बाद तक नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे रोते रहेंगे। हिंदू को पहली प्रायोरिटी रखिए, और राज्य में हम पहाड़ियों की पहली प्रायोरिटी रखिए। ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी आतंकवादी बनने की और ऐसे जघन्य हत्याकांड करने की।
और इसके लिए जनता ही कर सकती है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे अपने जनप्रतिनिधि से कि रोड में गड्ढा क्यों बनाया, हमने जब वोट दिया था उस टाइम पे आपने ये कहा था क्यों नहीं बनाया, हम पूछते नहीं, क्योंकि मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा नेता है, मैं भाजपा का हूं। आपने बेटी भी भाजपा की बना दी, आपने बेटी भी कांग्रेस की बना दी। अरे बेटी तो बेटी है, 12 साल की बेटी को पता है कि क्या हुआ है मेरे साथ। आप देखिए यहाँ पे आप स्टेटमेंट बहुत अच्छे दे रहे हैं। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए एटम बम फेंकने की जरूरत नहीं है। कल मैं एक न्यूज देख रहा था, बड़े बड़े विशेषज्ञ वहां बोल रहे थे ये मिसाइल वहां जाएगी, ये मिसाइल वहां पड़ेगी, हम उसका वो। अरे मैं आपको बेवकूफ कहूंगा, इतने बड़े विशेषज्ञ हैं आप, इतने बड़ी लंबी सर्विस करके आप बैठे हुए हैं वहां पे, आपको ये नहीं पता कि उसका नुकसान क्या होगा। क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा? आप न्यूक्लियर अटैक कर दोगे तो। टीवी पे डिबेट ऐसी चल रही है जैसे बस कल ही हो गया है आक्रमण। अरे आप कम से कम सोचिए, जो नीतियां हैं पिछले 10 साल में बीजेपी ने क्या बनाई पाकिस्तान के खिलाफ। कांग्रेस तो बनाती नहीं थी, कांग्रेस तो उनके मित्र में है, तो बीजेपी ने क्या बनाई, किस लिए उसको चुना गया था। जब हमारे जवानों के सर कटे रहे तो खुद मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था। आज क्या हुआ, हिंदुओं को धर्म पूछ के गोली मारी गई। आपने क्या नीतियां बनाई उनके लिए? कश्मीर को आप पैसा क्यों दे रहे हैं, क्यों नौकरी दे रहे हैं उनको, क्यों उनकी पुश्तों तक मैं एक जगह कानून देख रहा था 300 साल की सजा दी जाती है और उनके पुश्तों को उत्तर कोरिया से सीखिए। जो कानून अच्छे हैं उसको तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ संविधान में बदलाव बहुत जरूरी है। जब तक हम संविधान में परिवर्तन नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। और मोदी जी आप कर सकते हो, आप इस देश के अगर नेता बनना चाहते हैं, जनमानस नहीं तो ऐसे हिंदू मारता रहेगा, ऐसे हम लोग मरते रहेंगे। आज कश्मीर में हुआ है, इससे पहले बांग्लादेश में देखा था, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार होता रहेगा। फिर उसी में आपकी पार्टी क्या करेगी, अगर मुसलमान ने अत्याचार किया है तो उसके लिए जन आंदोलन करेगी बड़े बड़े। लेकिन अगर कोई आप ही की पार्टी का हिंदू अगर ऐसा कार्य करता है तो आप मुंह बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं, एक वर्ड नहीं बोलते हैं। अंकिता भंडारी में कितने भाजपा के लोगों ने आंदोलन किए, लेकिन बांग्लादेश में जब अत्याचार हुआ तो बड़े बड़े आंदोलन में जुलूस निकाली गई। पहले हमारी बेटी है कि पड़ोसी की बेटी है, वो देश अलग है। पहले अपना घर सशक्त कीजिए, ये पूरा देश आपसे जुड़ जाएगा। इसी मनोकामना के साथ आपसे जुड़ा था, लेकिन आप कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जो टीवी पे बड़े बड़े डिबेट चल रहे हैं ना, पहले कश्मीर की मुख्य समस्या जो है वहां की जिहादी मानसिकता है, उसको खत्म कीजिए। वो कैसे खत्म होगी, वहां से उठाइए और उनको एक कैंप, डिटेंशन कैंप में बंद कर दीजिए। जब तक वो व्यक्ति देश के लिए समर्पित नहीं होगा तब तक उसको उस घर में मत जाने दीजिए। कोई कानून उसके लिए, इसको कौन पारित करेगा, संसद करेगी। और संसद में कौन बैठा है, हमारे जनप्रतिनिधि। वक्फ बिल में हमारे हिंदू सांसद उनके साथ खड़े हैं, उनकी जमीन कही जाती है, एक आम आदमी की जमीन जाती है। आज मेरे इस जगह पे कोई आके कह दे कि ये जमीन उनकी है, मैं क्या करूंगा। मैं सपोर्ट में हूं वक्फ बिल के, और ये जो उसका विरोध कर रहे हैं उठाइए उनको। बहुत प्यारी जगह है रेगिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ आप 4-5 किलोमीटर तक माइन लगा दीजिए। कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान लेगा नहीं, इधर आएंगे नहीं, पता चल जाएगा देश के साथ गद्दारी क्या होती है। लेकिन आपने नहीं किया, आप अभी भी वही चल रहे हैं, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। बड़े बड़े विशेषज्ञ आपके टीवी बोल रहे हैं ये रॉकेट ऐसे जाएगा, उसकी रॉकेट की मार यहां तक है, मरेगा कौन, बर्बाद क्या होगा। तो अगर यही ऑप्शन होता तो इजराइल भी अभी तक ठोक देता, उसके पास तो एटम बम है बड़े बड़े अच्छे, वो एक बम फेंकता पूरा गाजा स्वाहा। उसने उनकी जो सोच है उसको मारा है, उसने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मारा है। आप उनको बढ़ा रहे हो। बंद कर दीजिए सारी पॉलिसियां, उसके लिए बंद कर दीजिए वहां पर्यटन एक। और मैं उन हिंदुओं से भी कहना चाहूंगा, सबसे बड़े गद्दार आप हो जो उस प्रदेश में जाके जा रहे हो और वहां जाके वीडियो शूट कर रहे हो कि हमें बहुत अच्छा इन्होंने वो दिया है, क्या इन कश्मीरियों ने हमको बहुत अच्छा सहयोग दिया है और हम आएंगे यहाँ। तो सबसे पहले तो आपको गिरफ्तार करना चाहिए, आपको गोली मार देनी चाहिए थी, क्योंकि वो कानून भी बनाएगा संसद ही। आपको तो आपके भाई को वहां ब्लैंक रेंज पे गोली मारी गई है और आप उनको व्यवसाय बढ़ाने के लिए फिर जा रहे हो वहां पे। बाइकआउट कीजिए कश्मीर को, जब भूखे मरेंगे तब उनको समझ में आएगा कि देश के साथ गद्दारी का क्या असर होता है। आपने बैठा रखे हैं ऐसे लोग वहां पे, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी। ये देखिए आज के पेपर में बहुत बढ़िया आर्टिकल आया है, मैं उसका हेडिंग पढ़ के सुनाता हूं, आपको हंसी आएगी। भारत के बाद मिसाइलें पाकिस्तान से कहीं अधिक खतरनाक है। पाकिस्तान
इतना सा, पाकिस्तान इतना सा, इंडिया है इतना बड़ा, नुकसान एटम बम ही ऑप्शन है। इसीलिए एटम बम बनाया गया है, इसीलिए मिसाइलें बनाई गई हैं। रशिया के पास हमसे ज्यादा 4000 एटम बम है, आज तक तो यूज नहीं कर पाया वो यूक्रेन के ऊपर। अभी भी वो बेसिक चीज से 1-1 इंच जमीन बढ़ाता जा रहा है। हमें उसकी जड़ में जाना है। आप हमें अपॉइंट कीजिए ना जम्मू कश्मीर में, मैं जाने को तैयार हूं। मैंने तो देखा है, सारी पावर मुझे दे दीजिए, 4 दिन में कश्मीरियों को सुधार दूंगा। लेकिन मेरे ऊपर कोई कानून न लगाइए फिर। और ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो ये चाहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा सुलझे। अरे बैठाइए ना पूरे देश से ले जाके वहां के देशभक्त लोगों को, फिर पाकिस्तान की कैसे हिम्मत होगी? वो तो वहां से आएगा, भाई ऐसा करना है, हम उसको वहीं ठोक देंगे। दीजिए हर व्यक्ति के हाथ में हथियार, ठोकने की परमिशन दीजिए। जो भी हिंदू धर्म के ऊपर एक वर्ड बोलेगा उसको गोली मार दी जाएगी। बनाइए कानून। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। अमेरिका क्यों सशक्त है? क्योंकि वहां पर ऐसा कानून बनाया गया है कि हर व्यक्ति हथियार चलाएगा और हर व्यक्ति हथियार रखेगा। ये पॉलिसी हमको इस देश में लानी पड़ेगी। अब आप ये कल मैं एक आर्टिकल भी देख रहा था, अग्निवीर योजना में क्या वो बंदा लड़ाई लड़ेगा? अच्छा, आज पाकिस्तान इंडिया के पास अगर लड़ाई हो गई तो अग्निवीर क्या लड़ाई लड़ेगा? ये मुद्दा है। सोचिए कि क्या अग्निवीर जिसको अगले साल किसी और जगह जाना है, क्या वो सिर्फ पैसे के लिए देशभक्त बनेगा? क्या वो लड़ाई लड़ेगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, समाज में बहुत गलत चीज हो रही है। मैं सीएम धामी जी से भी निवेदन करवाऊंगा, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो सैनिक प्रदेश है। हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। आज पहले सैनिक के साथ हमारे प्रदेश में शादी हो जाती थी, आज नहीं हो रही है। क्यों? अग्निवीर के साथ शादियां नहीं करना चाह रहे हैं लोग, क्योंकि सभी को पता है कि इसके पास रोजगार जो है 4 साल का है। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ द रोजगार एक सैनिक का था, लेकिन उसको खत्म कर दिया मोदी जी की इस पॉलिसी की वजह से। मैं राजस्थान में भी रहा हूं, हिमाचल में भी रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी गया हूं। इस मुद्दे के बाद लोगों का जन आक्रोश मिला है, लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं। हमारी नौकरी खत्म करने के बाद भी उनको जिता रहे हैं। कितने शर्म की बात है। हमारे बेटे का रोजगार खत्म कर दिया, जो एकमात्र रोजगार था इस पर्वतीय क्षेत्र में वो भी खत्म कर दिया, क्योंकि कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल हमारी बहुत महान सेना की टुकड़ियां हैं। तो सोचिए साहब कि क्या अग्निवीर लड़ेगा? 4 साल जब उसके पूरे होने वाले होंगे, क्या वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में लड़ेगा? जैसे हम लड़ते हैं, परमानेंट थे तो हम लड़े, हमें पता है कि हम मरने के लिए भर्ती हुए देश के लिए। यहाँ पर आप सड़कों का उद्घाटन कर रहे हो देश के प्रधानमंत्री महोदय के नाम से, गुरु गोलवलकर की नाम से। उनको कौन नहीं जानता साहब? पूरा देश विश्व जानता है। मेरे यहाँ भी एक बछड़ा जी शहीद हुए हैं, कौन जानता है उसको? इस देश के लिए शहीद हुए हैं वो, कौन जानता है उनको? उनके नाम से आप सड़कें बनवाइए, हमारे राज्य आंदोलनकारियों के नाम से सड़क बनाइए, हमारे जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनके नाम से चौक चौराहे कीजिए। यही समाज आपकी पूजा करेगा। लेकिन आप बाहर से आयात किए हुए लोगों के ऊपर जबरदस्ती एक मानसिकता थोप रहे हैं। अभी 1 हफ्ता पहले ही या कुछ दिन पहले ही शहीद हुआ है व्यक्ति, कितने लोग जानते हैं उसको? कितने न्यूज़पेपरों में वो आया सरकार का? बीर चंद गढ़वाली जी जो इतने बड़े महान शख्सियत है, 7वें पेज पे 5x3 इंच का एक पोस्टर दिया था इस न्यूज़पेपर में। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने दीघा बीच के ऊपर जो जगन्नाथ मंदिर बनाया है, 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज का आर्टिकल दिया था। सोचिए, आप बंगाल लड़ने जा रहे हैं, आप हार गए। यहां पे ममता बनर्जी से हार गए हैं भाजपा वाले। हमारे क्षेत्र के नेता को आप 7वें पेज पे देते हो क्योंकि आपको पैसा नहीं मिलता है। ये पेपर पैसे पे चलता है, क्योंकि इसी से उनके घर के रोजगार चलते हैं, इसी से वो सब कुछ खरीदना पड़ता है। तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे जो प्रतीक हैं, जो इतने महान व्यक्तित्व हैं, उनको आगे बढ़ाए? कल जो शहीदी दिवस था हमारे वीर जवान का, उनके ऊपर कितना बड़ा आर्टिकल, कोई फोटो आई इस पेपर पे? बहुत बड़ी फोटो आई? कोई नहीं आई। तो ये थे सर आज के कुछ समाचार पत्रों की कुछ खास बातें जो पहाड़ को पूरा अफेक्ट करती हैं। और मैं इसलिए भी निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी हमारे लोग हैं, पहाड़ी फर्स्ट की पॉलिसी लाइए, हिंदू फर्स्ट की पॉलिसी लाइए। उसके बाद जब तक आप संसद में परिवर्तन नहीं करेंगे,
नीचे लेवल में आप चाहे कितने भी आंदोलन कर लो, नहीं होगा। विधानसभा में कानून बनाइए, कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास है। पहाड़ी फर्स्ट की पॉलिसी लाइए, हमारा प्रदेश सबसे संपन्न प्रदेश होगा और हम पहाड़ी खुशहाल होंगे, वापस अपने गाँव को जाएंगे, क्योंकि हमारी अस्मिता, हमारी शान उसी गांव से है, सब कुछ है वहां पर। बस आपकी नीतियों की वजह से हम पलायन कर रहे हैं। आप उनको नहीं बदलना चाहते हैं, उसको कमर्शलाइजेशन करना चाहते हैं, ताकि लोग गुलाम के गुलाम रहें, गरीब के गरीब रहें। बनाना आप अपने को विकसित देश बनाना चाहते हो, लेकिन हम लोगों को आप विकसित नहीं करना चाहते। क्या गारंटी है कि कल के दिन दोबारा से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला नहीं होगा, या देश के किसी हिस्से में हिंदू को गोली मारी नहीं जाएगी? कानून व्यवस्था जो है आपको बनानी पड़ेगी ऐसे। अगले 20 साल, 15 साल, 30 साल विशेषज्ञ रखने पड़ेंगे आपको उसमें, वो आज की स्थिति के हिसाब से। तो जो आज इस उस्मान नामक व्यक्ति ने किया है 70 साल की, इसकी तो सारी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, इसके बच्चों की नौकरियां जानी चाहिए, क्योंकि वो जिहादी मानसिकता उनके डीएनए में आई है। तो वो सारी चीजें कौन करेगा? मैं करूंगा? सरकार कर सकती है, सब कानून बनाकर कर सकती है। हटाइए, एक मैसेज दीजिए समाज को कि इस व्यक्ति ने गलती किया है, चाहे मैं हूं हिंदू, चाहे वो मुस्लिम है, लेकिन न्याय सबके साथ। तुमने गलत किया है, गलत का रिजल्ट तुम्हें मिलेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज से कुछ समय बाद कुछ और केस होगा। लेकिन हम नीतियां नहीं बनाएंगे अपने प्रदेश के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। और उनसे पूछिए जिनके लोग मारे गए, उन व्यक्तियों से, बच्चे से पूछिए जिसके पिता को उसके सामने ही गोली मारी गई, उस महिला से पूछिए जिसका सुहाग उजाड़ा गया। क्या उस दर्द को बयां कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप दर्द बयां करने वाले होते तो नीतियां बनाते हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए। आपने कोई नीति नहीं बनाई। आपने ऐसे काम किए हैं जो काम बाद में भी हो सकते, लेकिन पहले हमारी नीतियां जरूरी थी। नीतियां नहीं बना पाए। बनाइए साहब, नीतियां बनाइए, ताकि हम सुखी से, समृद्ध जन से इस समाज को जी सके। इस पहाड़ी प्रदेश में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ व्यवसाय करने आता है, काम करने आता है यहाँ रहे, लेकिन अगर वो शासन और प्रशासन में अपना अधिकार करने आता है तब हमें दिक्कत है। कानून बनाइए ना, पहाड़ी फर्स्ट की पॉलिसी रखिए ना, 90% हम लोगों को दीजिए ना। कौन मना कर रहा है आपको? आपकी सरकार कभी सत्ता से बाहर ही नहीं आएगी, हमेशा आप ऊपर बैठे रहेंगे, लेकिन आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी ऐसे, नहीं तो आप सत्ता छोड़ दीजिए। क्योंकि पहाड़ी अब जाग रहा है, अब वो अपना एक अलग से सोचेगा कि क्या मिला हमको 25 साल बना के। आप तो विरोध भी नहीं कर पा रहे। मुलायम सिंह यादव को आपने पद्म विभूषण दे दिया, जो हमारी माताओं और भाइयों का कातिल है। कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर लोगों के ऊपर आक्रोश है। पूछिए अपने जनप्रतिनिधि से कि उनकी क्या आपकी बात है, क्यों आप नहीं बोलते हो इस बारे में। इसी तरह से खुश रहिए, मस्त रहिए, किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। कोई आपको पैसा देने वाला नहीं है। जिस प्रकार से मैंने कल देखा, वो फ्रॉड व्यक्ति हमारे ही बीच में घूम रहे हैं, पहाड़ी होके पहाड़ियों को ही लूटने में लगे हुए हैं। आप अब समझ जाइए, इस सोशल मीडिया के दौर में पूछिए किसी से, आपको कोई भी समस्या होती है, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड आपके साथ खड़ा है। हम पूरी कोशिश करेंगे अपना जितना भी हमारे पास जानकारियां हैं, जो भी संसाधन हैं, वो आपकी मदद कर सकें। आइए बात कीजिए, लेकिन किसी के बहकावे मत आइए। कोई आपको 1.5 लाख रुपए महीना नहीं देगा, हमारे अंबानी साहब भी नहीं दे सकते हैं। वो भी कानूनी तरीके से आएंगे, सरकार के माध्यम से ही आएंगे। सरकार ने बहुत अच्छी स्कीमें निकाल रखी हैं। आपका पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, आपका शेयर मार्केट है। एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरह अपना पैसा लगाइए। इन लोगों की तरह, इन माफियाओं की तरह मत फंसिए। लास्ट में आपके पास हाथ ऐसे करके हाथ जोड़ने के अलावा कुछ नहीं होता। उस समय बड़ी आत्मग्लानि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत सारे लोग आप देख रहे थे, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आप मुझे अपना कमेंट लिख के बताइए कि हम और कैसे इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने क्या गलती की है, मुझे कहाँ पे क्या
नहीं बोलना चाहिए था वो भी बताइए, क्योंकि कभी कभी आक्रोश में बात निकल जाती है कि गुस्सा हमारे अंदर भी है कि हम लोगों को आज कोई नहीं सुन रहा। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो सिर्फ हमें लूटने पे लगी हुई हैं, हम लोगों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। हम ऐसे ही मारे जा रहे थे, मारे जा रहे हैं और आगे भी मारे जाएंगे जब तक सरकार हमारे लिए नीतियां नहीं बनाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, पैलाग।